of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, that a special committee may be constituted by the Honorable Speaker, comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and Opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyze and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. Honorable Speaker is authorized to make changes in the composition of the committee. As and when required, the committee will present its report to the House. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामान के अंदर फ़िज़ा कुछ बदली हुई दिखाई दी और सूरत हाल जो है उसकी तब्दीली को भी महसूस किया गया। इब्तिदा जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, जब उन्होंने ये बात कही कि इस पार्लियामान को जो है वो फंक्शनल करना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि बाहर जो भी सियासत करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, आप करते रहिए, लेकिन अगर आप असम्बली के रुकन हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम करनी होगी। इस पार्लियामान को जो है हमें चलाना होगा और आइन की बालादस्ती के बग़ैर जो है वो कोई इदारा नहीं चल सकता। और उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो ओवरसी करे, जैसे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है उसको लेकर चले। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। नुमाइंदे हैं, पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और जिस आइन की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। जनाब स्पीकर, हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करती। इसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बोले, ज़ाहिर है उनकी तकरीर में तनकीद तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तजवीज़ जो है उससे भी इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जलसे के अंदर रेड लाइंस क्रॉस की गई, वो एक रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई बल्कि बहुत सी रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो गई हैं। उन्होंने कहा सियासी इख्तिलाफ़ात जो होते हैं वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मामलात को इस तरीके पे और इस नहज पर ले जाएं कि जहाँ पर आप ज़ातियात पर आ जाएं और बिलो द बेल्ट जो है वो आप हिट करें। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आपके ज़िम्मे है कि कोई रास्ता निकालें कि इस ऐवान को फंक्शनल किया जा सके, इस ऐवान की जो आइनी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी हो सकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आतिफ़ खान जो असम्बली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे को जेल में डालना जो है वो कोई फ़ख्र की बात नहीं है। उन्होंने ये बात कही कि आज चूँकि माहौल अच्छा है और इस सूरत हाल का जो है वो फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और हर सियासी पार्टी जो है अक्रॉस द बोर्ड वो स्पीकर के पीछे खड़ी हुई है और ये बात कही गई है कि इस पार्लियामेंट के ऊपर एक हमला हुआ है और अब हमने इस पार्लियामेंट के वक़ार और तक़द्दुस को बहाल करना है, तो फिर मामलात को जो है वो बेहतरी की नहज पर जो है वो लाया जाए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जमहूरियत है, ये जेल में होते हैं, कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं, कभी हम होते हैं। ये भी कोई फख्र की बात नहीं है कि जिस सियासतदान एक दिन प्राइम मिनिस्टर होता है, अगले दिन वो जेल में होता है और जो लोग जेल में डालते हैं या डलवाते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और हम लोग एक दूसरे को जेलों में डाल रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जमहूरियत में इसी तरह होता है। ये कोई फख्र की बात नहीं है। स्पीकर साहब, आपसे उम्मीद है क्योंकि ये हाउस सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये हाउस 25 करोड़ का आवाम का है और इस पे इंशाल्लाह ताला आप जरूर इंक्वायरी करेंगे और जिसने ये हरकत की है उसको जरूर सजा देंगे इंशाल्लाह। इस पे स्पीकर अयाज सादिक जो हैं उन्होंने माजी के भी हवाले दिए और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात की जाती है, लेकिन माजी के अंदर उन्होंने पढ़कर ऑर्डर सुनाए जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर 2 अरकान के हवाले से जब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का कहा गया तो उसके अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी करने की हिदायत थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही कि वो ये चाहते हैं कि ईवान का वक़ार जो है बहाल हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो हो। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कल से आज तक जो कुछ किया है वो इस बात की अक्कासी करता है कि वो इसको संजीदगी के साथ ले रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये
कि अपने लोगों को जो है वो मुअत्तल किया है, उसके साथ साथ वो जो कुछ हो सका वो करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हम भूल जाए कि माजी में क्या हुआ, हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? मैं इंशाल्लाह इसकी जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पे हम डिले ना करें फर्दर और इसको हम मोशन मूव करते हैं, तशरीफ रखेंगे। और अब नाज़रीन, ये कमेटी जो है वो तो तश्कील पा गई, या अब उसके अरकान जो हैं वो लिए जाएंगे। एक सूरत हाल जो है वो यकीनन सामने आ गई है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये आगे बढ़ पाएगी। आज पेशावर में असद कैसर और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पार्लिमान के अंदर का माहौल था उसकी टोटली नफ़ी कर दी, और असद कैसर ने कहा कि हम इनसे पूछेंगे कि इनकी औकात क्या है, ये तो 17 लोग हैं और किस तरीके से जो है ये कोई फ़ैसला साजी जो है वो कर सकते हैं। अब वहाँ पर उसी तर्ज की तलखी जो है और उनके लहजों के अंदर वही इस्तदलाल नज़र आया जो बुनियादी तौर पर इख्तलाफ का बाइस है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है कि एक तरफ आप चार्टर ऑफ पार्लिमान के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इस नौइयत की गुफ्तगू हो रही है। तो देखने की बात यह है कि क्या ये कहीं नॉन स्टार्टर तो साबित नहीं होगी, या ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो है मामला जो हैं वो सुधार की तरफ और बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी अमूर, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अब कैसर अहमद शेख साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लिमानी कमेटी का एहतमाम तो हो गया, जो लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी अच्छी बातें हुई, उसमें कुछ बातें अहम हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन असद कैसर और उमर अयूब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि हम तो इनसे इनकी औकात पूछेंगे कि ये क्या हैं, 17 लोग हैं, जाली मैंडेट की ये हुकूमत है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। तो आप ये नहीं समझते कि ये लीडरशिप जो मेन लीडरशिप है वो पार्लिमान में आज मौजूद नहीं थी? तो ये जो आपने पार्लिमानी कमेटी का एहतमाम किया है ये कि नॉन स्टार्टर ही ना साबित हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उमर अयूब साहब 2 दिन पहले यहाँ पे अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है उन्होंने, और कहा है कि हमारे जो वज़ीर आला है KPK के अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने बड़ी गलत बातें की हैं और मैं उनकी तरफ से ही माफ़ी मांगता हूँ। ये जो मैं वहाँ मौजूद था जो असम्बली में कैटेगोरिकली, और बैरिस्टर गौर ने भी, तो एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो धमकियाँ दे रहे हैं। यही तो मसला है इनका। नहीं, आप कैसर अहमद शेख साहब, एक सेकंड, कैसर अहमद शेख साहब आप ये बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये ऐसे ही कार्रवाई कर रहे हैं अपने लोगों के ख़िलाफ़, ये जब तक एजेंसीज़ के DGs के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा, और इलेक्शन करवाएं। आज तो वहाँ सारे इनके मेंबर मौजूद थे, उन्होंने बैरिस्टर गौर थे और बाकी, और देखें ना, उन्होंने सब ने सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो स्पीकर साहब ने कहा है, पूरे हाउस ने स्पीकर को इंडोर्स किया है और इनमें शामिल थे सारे PTI के मेंबरान। अब इसमें निसार खोड़ो साहब, सवाल ये है कि मैं इस पर इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जो PTI का जो स्ट्रक्चर है उसमें बानी PTI जो हैं वो हतमी फ़ैसला साज हैं, और जब कोई काम हो रहा होता है तो उनकी तरफ से हमेशा इनकार हो जाता है। तो अब आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो साहब ने आज इसका आगाज़ किया था, बड़ी नपी तुली उनकी तकरीर थी, लेकिन आप समझते हैं कि ये आगे बढ़ पाएगा मामला? देखें भाई, बात सुने, इमरान खान साहब ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था, एलिजिबल नहीं थे और उसको खड़े होने का मौका नहीं मिल सका।
तो उनका जो एक्चुअल लीडर है वो हो गया असेंबली से बाहर। फिर उन्होंने अपने ही मर्जी से लीडर को अपोजिशन भी नामजद करवाया और अपना पार्लियामानी लीडर भी करवाया और अपना चेयरमैन भी मुकर्रर किया। अब इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है कि चेयरमैन साहब का तो नाम ही नहीं है, ये अपनी जगह पे। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर मुश्तमिल एक पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब का ये प्रपोजल भी किसी न किसी तरह बातों के लिए दरवाजा खोलने के बराबर है। अगर आप बातें आपस में ही नहीं करोगे तो इमरान खान तो हमेशा कहता रहेगा कि तो मैं तो एस्टेब्लिशमेंट पे बात करूंगा, फिर दूसरे दिन कह देता एस्टेब्लिशमेंट से नाता खत्म हो गया, तीसरे दिन कहता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पर जलसा पोस्टपोन किया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो रात के टाइम पे एक बात करते हैं तो दिन के टाइम पे दूसरी बात करते हैं। इन सबका हल इसी सियासत, इसी पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट को संजीदा अगर लेंगे तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो इलेक्शन रूल्स के लिए हो, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हो। बात करने की है कि हम आपस में बैठे। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगते रहोगे तो कभी आपको वो धिक्कार देंगे, कभी कुछ करेंगे। कभी फैज अमीन के गिरफ्तार होने पर एस्टेब्लिशमेंट से बातें करने के लिए तरले करते हो, कभी कुछ करते हो। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें कैसर अहमद शेख साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर है अब सारी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो तकरीरें हुई हैं वहाँ पर, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो उन्होंने स्पीकर साहब को सराहा भी कि उन्होंने जिस तरीके से सारे मामले को कंडक्ट किया है, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये बात भी कही कि जब मकबूलियत जो है उसका रास्ता अब ये बन गया है कि गाली दो या इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहो, तो ये सोच जो है अगर ये तब्दील नहीं होगी तो फिर मेरा सवाल ये है कि आप कमेटी बना लें, कुछ बना लें, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? जी, मैं समझता हूँ आप सही कह रहे हैं जी, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, और उसका रास्ता तो यही है कि असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट में डिबेट है या अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आज जो बातें हुई सब ने स्पीकर साहब को इंडोर्स किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की और उन्होंने एक रास्ता खोला ना। इससे पहले आसिफ जरदारी साहब कह चुके हैं हर अपने सदारती तकरीर में कि हर पार्टी को एक कदम पीछे हटना चाहिए और ये मामले को जाके सॉर्ट आउट करें। अब दुनिया, हमारी इकानमी बेहतर हो रही है, अभी हमारे हालात, और लेकिन हम आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं। अब अगर वो किसी तरफ आते ही नहीं हैं और ये कहते हैं हमने ये सारे चोर डाकू हैं और वो सिर्फ वो अपने आप को ठीक कहते हैं और कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, तो इससे तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मैंने खुद आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू असेंबली में कहा है। मैंने ये कहा है कि हम लोगों से तो वादे करके आते हैं कि भाई हम आपका रोज़गार के वसाइल पैदा करेंगे, हम यहाँ महंगाई दूर करेंगे, हम तालीम के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ झगड़ा ही झगड़ा है। मैं जब देखता हूँ असेंबली में, मैंने अपनी तकरीर में आज कहा है, नहीं, जब तक लेकिन कैसर शेख साहब आगे तब बढ़ सकते हैं। नहीं, कैसर शेख साहब ये फरमाइएगा कि आप अगर पार्लियामान के अंदर बात हो रही है कि कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप रखो, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप रखने के कुछ तकाजे होते हैं। अब अगर वो तकाजे जो हैं पीटीआई का आज कोर कमेटी का उनका इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने छोड़ा है उससे आगे जारहाना अंदाज़ अपनाना है। जो जाहिर है कि वो अब एक जुमे से एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं,
तो एहतजाज पूरे मुल्क में वो करेंगे, तो फिर आप समझते हैं कि बाहर तो ये कुछ हो रहा और अंदर कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाए? ये तो हमारे जो है ना अपनी तरफ से इनिशिएटिव है, हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और हमने हर वक्त कहा है कि आपस में पॉलिटिकल डायलॉग ही हो सकता है। इसमें देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कानून और आइन की अमलदारी होनी चाहिए। अब बताइए कि कहाँ आइन में ये लिखा है कि ये पॉलिटिकल मैटर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हल करेगी? ये तो हम आपस में सियासी लोग ही कर सकते हैं ना। जब वो हमें हर एक को कहते हैं चोर डाकू हैं, हमने इनके साथ बैठना ही नहीं है। तो जब तक मुल्क के सारे जो लोग हैं, मैंने अपनी तकरीर में आज कहा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो कॉमन पॉइंट हैं हमें एक उस एजेंडा पे तो मिल के काम करना है। और स्पीकर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, देखो ना, एक नया बाब उन्होंने खोला है ना, उनकी तरफ से ये आना चाहिए उनको। तो सब ने एग्री किया है, जो भी असम्बली में तमाम पार्टियों के मेंबर थे, उनके फार्मूले को सब ने मुतफिका तौर पे इंडोर्स किया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद फिर कोई और डिस्कशन हो गई, वो फिर क्या हुई। अच्छा, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि अब मामलात जो हैं जिस नहज पर हैं, हुकूमत जो है या हुकूमती इत्तेहादी आपकी जो हुकूमत है बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है। आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि जो इस हुकूमत के साथ जाएगा उसकी वो सियासी मौत होगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक तरफ आप कुछ बिल भी लाना चाह रहे हैं, इन्हीं तरमीम भी करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका जो कहना है वो ये है। तो अब कैसे फिर मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं या मौजूदा हुकूमत चल सकती है? अब आईनी कानून का जो मसला है वो तो तब दिखता है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो इस तरह से बात करने की जरूरत है, वो कर नहीं पाएंगे। रही बात तो मौलाना साहब भी अगर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ जाओगे तो तुम्हारी मौत आएगी, तो मौलाना साहब को भी खुल के करना चाहिए कि क्या उन्होंने केपी इलेक्शन कबूल कर लिए? केपी में जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने कर दिया, तो वो भी एतराफ कर देना। अगर क्या सवाल है तो फिर वो पूरी सवाल करते केपी के लिए। हमारे लिए तो सब सवाल किया जाता है 45 बात करके, लेकिन दूसरी पार्टीज हैं जिनको भी चोट लगी उनका क्या कहना? रही बात हुकूमत है, जमहूरियत, इलेक्शन के रिजल्ट पर अक्सर एतराज़ात रहते हैं। क्या हमारे एतराज़ात नहीं थे 13 के इलेक्शन पर, जब हमने नॉर्मल इलेक्शन कहा था? जब क्या 2018 की इलेक्शन में हमारा एतराज़ नहीं था जब आरटीएस सिस्टम बैठ गया? 2008 का भी क्योंकि बेनजीर की शहादत हो गई थी इसलिए कुछ ज्यादा बोला नहीं है, नहीं तो है कुछ ना कुछ पहचान होता है। तो ये बात हर एक दिन में होनी चाहिए। जिस तरह का भी है, इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है जरूर, हुकूमत को मेजॉरिटी हासिल है जरूर, अपोजिशन अपना किरदार कर रही है जरूर, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है। लेकिन कोई पार्टी जलसा करती है, कोई पार्टी रोड पे खड़ी होती है तो वो एहतजाज में खड़ी होती है। एहतजाज में बुरी भली बातें की जाती हैं, वो और बात होती है, लेकिन असेंबली में सब ठीक चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई है, बिल पास हो रहे हैं, सेनेट का इजलास हो रहा है, कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब की तकरीर हुई है, फिर इसमें एकदम एतमाद पे काम नहीं है। बाकी अब बात को खामखा खोलना है, झगड़े में डालना है, तो वो तो ऑब्वियस है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है,
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें कैसर शेख साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है स्पीकर साहब कुछ इक़दामात तो कर रहे हैं, कुछ इक़दामात उन्होंने जो है वो किए हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि ना असम्बली काम कर पा रही है, ना हुकूमत आगे बढ़ पा रही है। तो ये जो महाजा राई की कैफियत है, आपको लगता है कि ये पार्लिमानी कमेटी उसमें कोई किरदार जो है अदा कर पाएगी, और जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला है, अगर उनके अरकान नहीं आते हैं इजलास में, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जी, मुझे ये लगता है कि जो स्पीकर साहब कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल बराबर, उन्होंने बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी सारे पार्टियों की कमेटी का मुश्तरका फ़ैसला है, उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर इशू कर रहे हैं, और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से वो बात की है कि क्यों पार्लियामेंट के अंदर ये मामला हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। तो उस पर अपोजिशन भी सेटिस्फाई है। लेकिन ये अलग बात है कि अभी आप जो मुझे बता रहे हैं, अंदर असम्बली में कुछ बात करते हैं। उमर अयूब साहब कैटेगोरिकल माफ़िया मांग रहे हैं, हमारे सामने मैं मौजूद था, और बैरिस्टर गौर साहब, और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि और आगे हम बढ़ के उन्हीं के बयान पे तो माफ़िया मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी माफ़ी, उनकी तरफ से भी हम माफ़ी मांगते हैं। आज कह रहे हैं कि अगर आपके कहने के मुताबिक, मैंने तो नहीं सुना, अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए। कोई तो बात अभी निसार खोड़ो साहब ने सही कहा ना कि सुबह कुछ और शाम को कुछ, तो फिर क्या होगा? कोई तो किसी बात पे, और एक लीडर कोई बात करता है, दूसरा लीडर कोई बात करता है, तो क्या मुल्क सबका है, साझा है। जो कुछ इन्होंने किया 2018 में, हमारे तमाम लीडरों को गिरफ़्तार किया, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया किसी किस्म का, और प्रोडक्शन आर्डर भी उस वक्त इशू नहीं किए। हम तो एडिशनली ये कह रहे हैं हमारे स्पीकर साहब, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तमाम मेंबरान उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि उसके बावजूद जो कि इन्होंने नहीं किया काम, और हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि आज आप ये जो कुछ कर रहे हैं, कल आपको उसका भुगतना पड़ेगा। तो जमहूरियत में कभी कोई एक तरफ होता है, कभी कोई ट्रेजरी बेंचेस में होता है, तो जब तक हम मिलजुल के काम ही नहीं करेंगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और हम जो वादे करके आए हैं सारा है, उसका कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह हम यार ज़िंदगी बेहतर करेंगे? नहीं, अब मसला ये है ना कि वो ये कहते हैं कि जनाब जलसे का टाइम अगर आपने दिया है और फिर आप एक स्पेसिफ़िक एक इलाके के बारे में कानून साजी कर लेते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि जलसा 7 की बजाय 9 बजे क्यों ख़त्म हुआ, तो क्या आपको कोई याद है कि जलसों की तारीख़ में कोई जलसा जो है वो अपने वक्त पे ख़त्म हुआ हो? तो जब आपने जलसे का ये एग्रीमेंट किया था, तो उस वक्त उनको ये बात, वो तो सियासी लोग हैं, उनके जहन में नहीं था ये सारी बातें। और फिर क्या जलसों में इसी किस्म की बातें होती हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, क्या ये अप्रोप्रिएट है, जिसमें खुद उनके अपने तमाम पार्टी के मेंबरान माफिया मांग रहे हैं? तो खुद बताइए तो सही ना, कोई तो कहीं एक तो हमने तो उनको इजाज़त दे दी। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कैसर शेख साहब, ये आज़ादी ऐसी नहीं है कि जिसमें, हाँ, इसमें कैसर शेख साहब एक और सवाल है, जी एक और सवाल है। सवाल ये है कि ऐसा दिखाई देता है कि वजारत दाखिला जो है वो वफाकी हुकूमत के मुतहत नहीं है। वज़ीर दाखिला ना पार्लिमान में आते हैं, ना जवाबदेह हैं, और सूरत हाल का दिफा बाकी वज़ीर कर रहे होते हैं। वज़ीर दाखिला मसरूफ़ रहे ना जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल रहे, वो कभी बलूचिस्तान होते हैं, कभी जो और कहीं वाक़या हो जाता है तो वहाँ होते हैं। वो तो बाकायदा जो कैबिनेट की मीटिंग काफ़ी उन्होंने अटेंड की हैं, और यहाँ भी आते रहे, आइंदा भी आएंगे। लेकिन अब देखिए ना, बात ये है कि हमारे मुल्क में यक्का बाद दीगरे कई वाक़यात हो रहे हैं जिनमें वज़ीर दाखिला को जाना पड़ता है उसके लिए। अब निसार खोड़ो साहब, आप क्या समझते हैं, ये तासुर जो है कि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो एक कोई मुतबादल चीज़ हैं, जो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो चला रहे हैं, और शायद वफाकी हुकूमत जो है वो लूप में ही नहीं है? खोड़ो साहब, आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। देखें, ये सारे फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, और मतलब गवर्नमेंट का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर विथ इस कैबिनेट,
ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कुछ पूछते नहीं होंगे या उनको कुछ हिदायत नहीं देते होंगे। ये नहीं हो सकता। हाँ, एक अमन अमान की अगर कहीं सूरत हाल होती है तो उसके डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और ओवरऑल तो इंस्ट्रक्शन ये होगी कि अमन अमान बहाल किया जाए। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने में हो सकता है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और वो जमहूरियत की रूह है। मैं नहीं समझता कि भाई ये पहले वो पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वो अभी वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो हुकूमत का हिस्सा है। नहीं, आप निसार खोड़ो साहब, बड़ा तजर्बा है आपका, कैसर साहब भी बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले आपसे और फिर वो जवाब दे दें। क्या आपको लगता है कि जो कुछ पार्लियामेंट हाउस में हुआ ये वज़ीर आज़म की मंजूरी से हुआ है? क्या पार्लियामेंट हाउस में हुआ? क्या पार्लियामेंट से हुआ? जो गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं। देखे भाई, ऐसा वाकया किसी जमाने में सिंध असेंबली में भी हुआ था। हकीकी एमक्यूएम हकीकी का एक मेंबर अंदर हल्फ उठाने आया और उसके पीछे पड़ गए लोग। हमने उसको छुपाने की कोशिश की, भाई उसको गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन पुलिस अंदर दाखिल हुई। ये वजीर आजम जमाली के टाइम पे हुआ था। वजीर आजम जमाली ने मुझे फोन किया कि सही इस मसले को ठीक करो, इस मसले को ठीक करो। तो मैंने उसको यही कहा था कि सही आप अपनी पुलिस को असेंबली के हाथ अंदर आने दिया, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है असेंबली के अंदर आने का। असेंबली के अंदर स्पीकर का कंट्रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं, स्पीकर की जिम्मेदारी है। तो फिर आप शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? ये पूछे तो अब मैं ज़रा कैसर शेख साहब से ये पूछ लूं कि एक चीज़ जो है वो होने जा रही है, तो जाहिर है किसी इजाज़त से ही होगा ना। स्पीकर का मरहला था उस वक़्त आया जब वो पार्लियामेंट हाउस पे गिरफ्तार करने के लिए आ गए, लेकिन आने से पहले कैसर शेख साहब ये तो क्लियर कर दिया स्पीकर साहब ने। उन्होंने आईजी को इनके सामने, कमेटी के सामने आईजी को सारी चेक किया है, पूछा है कि किसके आर्डर से आपने किया है, और तमाम वीडियोस जो हैं उन्होंने कहा जी रिवील की जाए। असेंबली में आज उन्होंने खुद बताया है। तो सारी चीज़ें, थोड़ा इंतज़ार करें, हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी कि क्या हुआ। नहीं होना चाहिए था ऐसा वाक़या, और तमाम मेंबरान ने स्पीकर की इस को इंडोर्स किया है, सब उनके साथ थे कि जो कोई एक्शन ले रहे हैं वो ठीक है। इसमें पीटीआई वाले भी सेटिस्फाई थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मामला और अगर कोई तहकीकात है तो उसके बाद सामने आ जाएगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।